बॉलीवुड से ड्रग्स के खात्मे को लेकर एनसीबी ने अपनी कमर कस ली है। एक के बाद एक बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, वहीं कुछ और बड़ी मछलियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब तक का सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का आया है, जिनसे कल करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों की बात माने तो एनसीबी के तीखे सवालों के सामने दीपिका रोने लगी, लेकिन एनसीबी ने भी हिदायत दे दी कि रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, आपको सच बोलना होगा। हम आपको सीधे मुंबई लिए चलेंगे। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, मुस्तफा और दिव्या। विद्या, एनसीबी चीफ ने उन अधिकारियों से जिन्होंने इन तीनों हीरोइन से बातचीत की और अभी तक जितने भी लोगों को पकड़ा है उसकी जानकारी दी, इसका मतलब क्या हुआ? जी देखिए, अगर आप इस पूरे मामले में देखें तो एक के बाद एक 2 केसेस रजिस्टर हुए थे। पहला मामला रिया से शुरू हुआ था, लेकिन बाकी जब ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया तो धीरे धीरे ये मामला आगे और बढ़ा। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल इस मोड़ पर है कि आखिर इसको आगे और कितना ले जाना है। क्या ड्रग पेडलर्स को और धरपकड़ करनी है? और भी लोग हैं जो ड्रग सप्लाई करते हैं जो अभी तक में पूछताछ चला है, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण, सारा और श्रद्धा की, तो अगर इन तीनों की जो पूछताछ में जो पता चला है और उसके साथ ही इनके जो अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आएंगे उनके, उससे जो पता चला है आगे, उसके आगे इस पूरे मामले को कहां तक ले जाना है, कैसे लेना है, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन साथ में अभी तक जो लिया है रिव्यू उसका बहुत जरूरी था। तो यही वजह है कि राकेश अस्थाना दिल्ली से मुंबई पहुंचे। पूरी जांच पड़ताल में जो सहयोग वो देख रहे हैं सभी लोगों का है, एनसीबी के अधिकारियों का, वो किस तरह से है, क्या कर रहे हैं, एक बहुत जरूरी काम था ये करना, और आगे की रणनीति भी उन्हें तय करनी है, किस तरह से आगे लेंगे इस पूरे मामले में। अगर आप देखें तो ड्रग पेडलर्स ने एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। जहां जहां पे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया वहां वहां से आगे की उनकी कड़ी एक के बाद एक जुड़ती गई थी, और यही वजह है कि आगे की रणनीति तय करना एक बहुत बड़ा काम है जो इस मोड़ पे अभी वो पहुंचे हैं। मुस्तफा, एनसीबी की आगे की कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि फिलहाल किसी को भी समन नहीं है और इन तीनों को भी पूछताछ के बाद जाने दिया गया है। बिल्कुल सही था, जैसे कि विद्या बता रही थी, और ये बहुत एक अहम बात है कि क्योंकि राकेश अस्थाना यहाँ पर आए हैं। राकेश अस्थाना की ये सरप्राइज विजिट के पीछे आखिरकार क्या वजह है? वजह तो यही है कि जितनी पूछताछ हुई है उस पूछताछ को पूरी तरह से रिव्यू करना है, और उसके बाद ये डिसीजन लेना है कि आगे किसी और को बुलाना है या नहीं बुलाना है, तो किसे बुलाना है, क्या इन 3 एक्ट्रेसेस की पूछताछ से वो लोग संतुष्ट हैं। ये सारे सवाल आज रिव्यू मीटिंग में राकेश अस्थाना के साथ ये जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन लोगों ने डिस्कस किए हैं, और 1 से 2 दिन में रिजल्ट क्या आता है ये हम सबको पता चल जाएगा। सही, अब दोनों से हम और बातचीत आगे करेंगे, लेकिन दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को कल तो एनसीबी से छुट्टी मिल गई, लेकिन यह राहत स्थायी यानी कि परमानेंट बिल्कुल नहीं है। विशेषकर दीपिका और सारा के लिए आने वाला वक्त और भी भारी हो सकता है, क्योंकि दोनों के फोन एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। जाहिर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कई ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो बॉलीवुड स्टार यानी कि दीपिका और सारा अली खान नहीं दे रही हैं, लेकिन इन दोनों के मोबाइल फोन से एनसीबी वो जवाब हासिल कर सकती है। दीपिका के मोबाइल में क्या है जिसकी एनसीबी को तलाश है? व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, वीडियो, एसएमएस। किसी भी शख्स के मोबाइल में यही 5 चीजें अहम होती हैं जो उसकी शख्सियत का पूरा खाका खींच सकती हैं। दीपिका की ड्रग चैट पहले ही सामने आ चुकी है, इसी के चलते वो एनसीबी के लिए संदिग्ध है। लेकिन ड्रग के खेल में उनकी पैठ कितनी और कहां तक है ये जानने के लिए पुख्ता सुराग चाहिए, और सुराग उनके मोबाइल फोन में ही है। ये ड्रग लेने वाले को, ड्रग पेडलर्स को, ड्रग रैकेटियर्स को, ड्रग के सिंडिकेट के लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं? ये बड़े होशियार लोग हैं और उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। एनसीबी को मामला जाने के दिन से आप अनुसंधान करिए, उस दिन से अलर्ट हो गए। इनको मौका मिला, आज भी मौका है। उसमें सहयोग कौन कर रहा है उनको बचने में, बचाने में, उनके सामान को छुपाने में, यह भी अनुसंधान का विषय होना चाहिए। दीपिका ने करिश्मा से ड्रग मंगाई तो ये वो कबूल कर चुकी है।
तो ये भी गुंजाइश है कि कुछ और लोगों से भी वो ड्रग्स मंगाती हो। ऐसे में उन लोगों के नाम फोन की कांटेक्ट लिस्ट में होंगे। अगर ऐसे कुछ और लोग हैं तो उनके साथ भी दीपिका ने कभी न कभी चैटिंग की होगी। ये चैटिंग उनके व्हाट्सएप रिकॉर्ड में मिलेगी। हो सकता है कि ड्रग्स मंगवाने और लेन देन की बातचीत एसएमएस के जरिए भी होती हो। इसके अलावा अगर दीपिका ड्रग्स लेने की आदी हैं, तो हो सकता है कि ऐसी किसी पार्टी या किसी मौके के फोटो और वीडियो भी उनके मोबाइल फोन में हो। एनसीबी को इन्हीं सबूतों की तलाश है, इसीलिए दीपिका का फोन जब्त किया गया है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि दीपिका ने अपना नाम सामने आने के बाद फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ भी है तो बचने की ये कोशिश बेहद मासूम साबित होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले लोग भी जानते हैं कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर में की गई हर एंट्री डिलीट होने के बाद भी निकाली जा सकती है। एनसीबी के कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हाथों जब दीपिका के फोन का पोस्टमार्टम होगा तो कुछ भी नहीं छिपेगा। ड्रग्स के बारे में चैट किए हैं ये तो दीपिका ने कबूल लिया, लेकिन वो ड्रग किसके लिए मंगवाया जा रहा था, इस बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब दीपिका के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत उनका मोबाइल फोन है, जो कि आने वाले दिनों में कई ऐसे राज से पर्दा उठा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कल एनसीबी के सवालों से बेचैन होकर दीपिका 3 बार रो पड़ी, लेकिन एनसीबी अफसरों के आगे ये इमोशनल कार्ड बेकार रहा और उन्हें ड्रग्स चैट की बात आखिरकार कबूलनी पड़ी। लेकिन ड्रग्स मंगाने की बात मानने के बाद दीपिका ये दलील दे रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया और न ही ये ड्रग्स आगे किसी को सप्लाई की। तो फिर मंगाई क्यों, ये बताने को दीपिका तैयार नहीं है। एनसीबी को दीपिका के इन पैंतरों का अंदाजा रहा होगा, इसलिए उनका फोन जब्त किया गया है। दीपिका जो छिपा रही है उनका फोन वो सब बता देगा। यही हाल सारा अली खान का भी है, उनका फोन भी एनसीबी के एक्सरे के इंतजार में है। मुंबई से अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में मुश्किलों का दायरा अब और भी बड़ा होता जा रहा है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराने वाली कलाकार पायल घोष आज एक बार फिर से मुंबई के वर्सोवा थाने पहुंची। पायल ने पुलिस से अपने केस के सिलसिले में हुई जांच की जानकारी मांगी, लेकिन इस मामले के जांच अधिकारी थाने में ही नहीं थे। पायल ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस उनके केस को ठीक से गंभीरता से नहीं ले रही है। अब तक अनुराग कश्यप का बयान भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया है। पायल की मांग है कि अनुराग कश्यप को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। पायल ने ये चेतावनी भी दी कि अगर उनके साथ उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो अनशन पर बैठेंगी। मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं। आप अनशन पर बैठोगी, आप अरेस्ट नहीं किया तो अनशन पर बैठोगी। जस्टिस के लिए करूंगी, देश के लिए करूंगी। ठीक है, आप अनशन पर बैठोगी, आप अरेस्ट नहीं किया तो अनशन पर बैठोगी। जस्टिस के लिए करूंगी, देश के लिए करूंगी। ठीक है बस। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के 75वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में भी सुधार की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि आखिर कब तक भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित रखा जाएगा। यूएन के मंच पर अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने युद्ध और आतंकवाद जैसी समस्याओं के समाधान न होने पर यूएन को आईना भी दिखा दिया। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पीएम मोदी ने शनिवार को बड़ी बात कह दी। मौका भी खास था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक थी और उस मौके पर पीएम मोदी ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल की बात पूरी दुनिया के सामने रखी। वो ये कि दुनिया की सर्वोच्च संस्था में सुधार के नाम पर बरसों से जो बातें चल रही हैं, वो बातों से आगे कब बढ़ेगी। भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के
डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। पिछले करीब 6 महीने से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास के तौर पर यूएन की भूमिका कहीं देखने को नहीं मिली। पीएम मोदी ने इस पर भी सवाल उठाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत की कोरोना से जंग का फायदा पूरी दुनिया को मिलने का भरोसा भी दिलाया। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। इसके एक दिन पहले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने अपने संबोधन में अपनी सरकार की नीतियों काम बताने की बजाय एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल भारत का रोना रोने और मनगढ़ंत आरोप लगाने में किया। यूएन महासभा में मौजूद भारतीय प्रतिनिधि ने इमरान के संबोधन का बायकॉट भी किया। शनिवार को पीएम मोदी ने दुनिया को फिर से याद दिलाया कि भारत की आवाज आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मानवता के दुश्मनों के खिलाफ उठती रहेगी। आज तक ब्यूरो।